अरस्तु को पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पितामह माना जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पितामह के नाम से भी अरस्तु को जाना जाता है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, आचार शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, इन सभी विषयों पर 400 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इनका जो प्रचलित ग्रंथ माने जाते हैं वो काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र है। काव्य शास्त्र को पोएटिक्स भी कहते हैं और भाषण शास्त्र को रेटोरिक्स कहते हैं। इनकी कालजयी कृतियां मानी जाती हैं, जिसके कारण ये काव्य शास्त्र में प्रसिद्ध हुए। अरस्तु के जो विचार हैं वो अपने गुरु से थोड़े से अलग हैं। उनके गुरु का नाम प्लेटो था, जिन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। उनसे कुछ हटकर इन्होंने सिद्धांत देने का प्रयास किया है। अनुकरण शब्द जो है वो जरूर उन्होंने अरस्तु से प्लेटो से लिए हैं अरस्तु ने, परंतु उनका अनुकरण और प्लेटो का अनुकरण जो है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले अनुकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? अनुकरण जो प्रथम प्रयोग हुआ है वो नाट्य शास्त्र, हाँ नाट्य शास्त्र में हुआ है, भरतमुनि द्वारा। बिल्कुल। अनुकरण शब्द का प्रथम प्रयोग भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है और अनुकरण शब्द का विस्तृत रूप से प्रयोग जो है वो विश्वनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, तो पहला प्रयोग अगर पूछे तो भरतमुनि ने किया है नाट्य शास्त्र में, और विस्तृत जो प्रयोग किया है अनुकरण का विस्तारित रूप में वो विश्वनाथ ने किया है। और उसके बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इसके जनक प्लेटो माने जाते हैं, और प्लेटो के बाद में अरस्तु ने इसका विस्तृत रूप से प्रयोग करने का प्रयास किया है, यानी कुछ हटकर प्रयोग किया है अनुकरण का। अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ हुबहू नकल नहीं माना है। यानी प्लेटो ने जहां अनुकरण का अर्थ नकल माना था, हुबहू नकल माना था, यानी कोई वस्तु है उसकी स्थापना ईश्वर करता है, ईश्वर के द्वारा स्थापित वस्तु की प्रकृति नकल करती है और प्रकृति की नकल करता है कलाकार, ये प्लेटो ने कहा था। परंतु यहाँ अरस्तु कहते हैं कि ये बात सही है कि किसी भी वस्तु की परिकल्पना है वो ईश्वर द्वारा की जाती है और प्रकृति उसकी नकल करती है, परंतु जो कलाकार है वो उसकी हूबहू नकल नहीं करता है, वो उसकी पुनः सृजना करता है, यानी उसमें कुछ नया लेके आता है। हूबहू नकल नहीं माना है और यह कहा कि कविता या कला अनुकृति है। कविता या कला जो है वो अनुकृति है। प्लेटो ने कहा कि कविता या कला जो है वो अनुकृति की अनुकृति है, जबकि अरस्तु कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ अनुकृति है। ये दोनों में अंतर है ज्यादा। उन्होंने कहा अनुकृति है, अरस्तु ने कहा कि ये अनुकृति है पर एकदम नकल नहीं है, एकदम नकल नहीं है, यह उसकी सृजना की नकल है, यानी जो सृजन की गई है उसकी नकल है, एकदम नकल नहीं है। क्योंकि प्लेटो ने कहा कि अनुकरण जो है वो हूबहू नकल है, परंतु अरस्तु कहते हैं कि वो हूबहू नकल नहीं है, जो अनुकृति है यानी जो सृजना है यह उसकी नकल है, अर्थात यह पुनर्सृजना है और जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण है। अरस्तु का मत था कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का नहीं, वर्ण प्रकृति की सर्जना प्रक्रिया का अनुकरण करता है, यानी प्रकृति के द्वारा जो सर्जित की गई है उन वस्तुओं का अनुकरण करता है, गोचर वस्तुओं का अनुकरण नहीं करता है। हिरनीश जी, थोड़ा ये अगर आपके समझ में आए तो गोचर वस्तु कौन सी मानते हैं अरस्तु?
जो हमारी इंद्रियों से हमें महसूस होना, जो इंद्रियां हाँ तीत नहीं है वो गोचर होती हाँ, पेड़ पौधे, तालाब हो गए, आकाश हो गया, इस प्रकार के ना, है। ये गोचर रूप होते हैं, वस्तुओं के गोचर रूप। अच्छा, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जिनका हमें ज्ञान हो जाए हाँ वो मतलब गोचर वस्तु हाँ है। हाँ हाँ हाँ, इंद्रियों का पर्यायवाची है हाँ ना, गो होता है, गो। हम्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अरस्तु कहते हैं कि गोचर वस्तुओं का नहीं बल्कि प्रकृति की जो सृजन प्रक्रिया है उसका अनुकरण करता है कलाकार। ये अरस्तु की पंक्ति है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है और कला जो होती है वो प्रकृति का अनुकरण करती है। अरस्तु महाकाव्य, त्रासदी और कामदी यानी कॉमेडी, ठीक है, त्रासदी यानी कि दुखांत, महाकाव्य यानी इन तीनों का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में। एक तो महाकाव्य जिसे एपिक पोइट्री कहा, दूसरा ट्रेजेडी, त्रासदी जिसे दुखांत का, ये अपने सिद्धांत है उनका, और कामदी यानी कि कॉमेडी। गीतिकार तथा वंशी और वीणा के संगीत को भी अनुकृति मानते हुए कहा। यह महत्वपूर्ण बात है, यानी वंशी और वीणा दोनों को भी अनुकृति ही मानते हैं। अरस्तु जो है वीणा और वंशी दोनों को अनुकृति मानते हैं और कहते हैं कि ये सब अपनी अपनी सामान्य कल्पना के अनुसार अनुकृति के ही प्रकार हैं, किंतु ये माध्यम, विषय वस्तु और अनुकृति की पत्ति के संदर्भ में एक दूसरे से अलग अलग है। यानी माध्यम, विषय वस्तु और अनुकृति की पत्ति के आधार पर ये अलग अलग है, परंतु कल्पना के, सामान्य कल्पना के अनुसार ये अनुकृति के ही प्रकार माने जाते हैं, दोनों ही, वीणा और वंशी। अब कुछ मूल धारणाएं हैं अरस्तु की इस अनुकरण सिद्धांत की। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की अनुकरण सिद्धांत से असंगत है। तो पहली है, कला प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु मानते हैं कि कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है। कवि को अनुकर्ता के रूप में, चित्रकार या अन्य किसी कलाकार के समान तीन प्रकार की विषय वस्तु में से किसी एक की अनुकृति करनी चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि जो चित्रकार या कलाकार जो होता है उसे जो तीन प्रकार की विषय वस्तुएं होती है, आगे बताएगा, उनमें से किसी एक की अनुकृति अवश्य करनी चाहिए। जैसे पहला है, जैसी वे थी या है, यानी जैसी वो वस्तु थी या जो है, या तो कलाकार या चित्रकार है उसकी अनुकृति करें, या जैसी वे कही या समझी जाती है, यानी जैसी वो कही या समझी जाएगी। भविष्य के लिए लेके जा रहा है, पीछे वाली वर्तमान के लिए थी, ये भविष्य के लिए लेके जा रहा है कि जैसी वे कही या समझी जाती है, सॉरी ये भूतकाल के लिए लेके जा रहा है। जैसी वे थी या है ये वर्तमान काल है, जैसी वे कही या समझी जाती है ये भूतकाल है। अथवा तीसरी, जैसी वे है, जैसी वे होनी चाहिए, ये भविष्य काल है। यानी तीनों कालों में बताया अरस्तु ने कि जैसी वे है या तो उसके आधार पर कर दो अनुकृति, या जैसी वे कही जाएगी, कही जाती हो उसके आधार पर कर दो, या जैसी वे कही जाएगी या होने वाली है उसके आधार पर कर दो। यानी इन तीनों में से एक के आधार पर अनुकृति करनी होती है। देव जी कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? हेलो देव सर। हाँ मैं थोड़ा कोई दूसरे, सर मैं थोड़ा कोई दूसरा दिखने लग गया, थोड़ी अंतिम दो तीन पंक्तियों पर ध्यान नहीं जा पाया मेरा, और मेरा आवाज यहाँ सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है सर। चलो चलो ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक। अगली धारणा लेते हैं। अरस्तु की दृष्टि में कलाकृति के रूप में वह अनुकृति महत्वपूर्ण है जो वस्तुएं जैसी हो को जैसा होना चाहिए वैसा चित्रित कर दे।
अर्थात जो वस्तुएं जैसी होनी चाहिए उसके आधार पर अगर कोई कलाकार या चित्रकार चित्रित कर देता है तो अरस्तु के अनुसार यह अनुकृति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की अनुकृति एक कलाकृति के रूप में अपने को विश्वात्मक संभाज्य सत्य को स्थान देने में सफल होती है। यानी विश्वात्मक संभाज्य सत्य को, सर इसका कोई अर्थ अहिर्निश जी अगर आपके समझ में है तो? विश्वात्मक संभाज्य सत्य क्या बोला सर? विश्वात्मक में संभाज्य सत्य। देखो संधि छेद कर देता हूं, विश्व प्लस आत्मक सम प्लस भाज्य और सत्य, यानी आत्मिक रूप से विश्व में समान रूप जिसका विभाजन हो सके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस प्रकार के हाँ, सत्य को, इस प्रकार के सत्य को स्थान देने में वह कलाकृति सफल होती है। कौन सी? यानी जैसी होनी चाहिए। हाँ जी जैसी होनी चाहिए मतलब अपन यदि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण लेना कि भाई उनकी जो गीतांजलि रचना है ना, तो पूरे विश्व स्तर पर मान्य हो गई। उन्होंने एक ऐसी रचना रची जो सबको पसंद आई, सबके मन को अच्छा लगा, जैसी होनी चाहिए, है ना, और पूरे विश्व स्तर पर उसको माना गया। तो ये विश्व में धूम मचा दी उसने। दो मचा दी मतलब उन्होंने विश्वात्मक संभव्य होना चाहिए, हमारा संभाज्य नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है या संभव्य होना चाहिए। मतलब विश्व की आत्मा को पोषित करने वाला जो संभावित सत्य हो वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना में अगर मिल जाए तो जैसा जैसे अरस्तु ने के लिए ऐसी होनी चाहिए और वैसी उन्होंने रची। एक तो ये बात कहना चाह रहे हैं मेरे जहां तक लग रहा है दिमाग में, जहां मेरे हृदय को जहां संतुष्टि मिल रही है इस बात से, यह है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि वैसी होनी चाहिए जो संपूर्ण विश्व की संपूर्ण विश्व उसे आत्मिक रूप से स्वीकार कर ले। ठीक है, जैसा गीतांजलि, बिल्कुल गीतांजलि है, उसने संपूर्ण विश्व में धूम मचा दी। तो वो रचना जो है वो अरस्तु के इस धारणा के ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठती है। आगे है, अरस्तु की मान्यता है कि हूबहू अनुकृति का संबंध इतिहासकार और उसके इतिहास के साथ होता है एवं कलात्मक अनुकृति का जो संबंध है वो कवि और उसकी काव्य कृति के साथ होता है। यानी हूबहू अर्थात जो प्लेटो ने कहा था उसके बारे में बता रहे हैं कि हूबहू अनुकृति जो होती है वो इतिहासकार या इतिहास के साथ ही होगा, उसका संबंध सिर्फ इतिहास या इतिहास के साथ ही होगा। परंतु कलात्मक अनुकृति है उसका संबंध जो होता है वो कवि और उसकी जो काव्य कृति है उसके साथ होगा। कवि और इतिहासकार में इस दृष्टि से अंतर है। इतिहासकार का संबंध जो घटित होता है वह है उसके साथ होता है, यानी कि भूतकाल के साथ होगा इतिहासकार का, जबकि कवि का जो संबंध होता है जो घटित हो सकता है यानी कि भविष्यकाल, उसके साथ होता है। अरस्तु कहते हैं कि इतिहासकार का संबंध भूतकाल के साथ होता है यानी अतीत के साथ होगा, जबकि कवि जो होगा उसका संबंध जो आगे होने वाला है उसके साथ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अरस्तु सही कह रहे हैं भाई। इतिहासकार को तो केवल तथ्यों से मतलब है ना, उससे कोई वो आत्मिक संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कलाकार की और एक साहित्यकार की जो कृति है उसमें अतीत भी होगी, समकालीन परिस्थितियां भी होगी, आगामी संभावनाएं भी होगी, तभी कोई रचना होती है। वहां भाई हो गया जो मान लो जो भी है रचा या कोई घटना घटी है उसको इतिहासकार से तो वो तथ्य बता के संतुष्ट है कि हाँ भाई हम इनका ये मानते हैं या हमने ये मानते हैं। लेकिन किसी ने रचना रची है वो कालजयी होती है, ये बात है। और उसमें उसका उसकी वो कितनी सृजनशीलता है उसमें वो देखी जाती है। अपन जैसे अपन पढ़ते ही है ना, जैसे वो शेखर और माधव की वो भोर का तारा पढ़ते हैं अपन, भोर का तारा में
वो अपनी वो जला देता है, लेकिन उस वक्त देश को जरूरत पड़ती है उसके ऐसे शब्दों की जो पूरे उस मानस को हिला के रख दे और लोगों को देश सेवा में प्रवृत्त कर दे। तो इस कारण एक कवि की जो कलाकृति है वो महत्वपूर्ण होती है, उसको वो एक उसके लिए पूरी हृदय का और मानस का वो एक रचनात्मक कृति होती है, उससे वो जुड़ा हुआ होता है एकदम, उसमें खुद का सम्मिलन होता है, उससे तथ्य से मतलब नहीं है। इतिहासकार ने तो तथ्य बता दिया कि हाँ भाई ऐसा हुआ, यही बात सही है, वो उसके लिए कलाकृति नहीं है, यह है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्य हो गए सर हम लोग आपसे जुड़कर, क्या बताया आपने, बहुत अच्छा। इसलिए काव्य इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक और उच्च स्तर की बात होती है। ये अरस्तु ने कहा है कि काव्य जो होता है वो इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक है। ठीक है, काव्य विश्वात्मक की अभिव्यक्ति में प्रवृत्त होता है। यहाँ ये पंक्ति अच्छी आई है। और इतिहास जो होता है वो विशिष्ट की अभिव्यक्ति में, इतिहास विशिष्ट की अभिव्यक्ति में होगा, विशेष के लिए होगा, जबकि काव्य जो होता है वो विश्व के आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए होता है। बिल्कुल, फ्रांस का नेपोलियन वहां उस नेपोलियन को ही वहां ध्यान रखा जाएगा, हिटलर को वहीं ध्यान रखा जाएगा, लेकिन चेखव की कहानियां, रूस की चेखव की कहानियां अपने यहाँ पढ़ी जाएगी, ये दान देखा कि वहां अनुवाद हो जाएगी, कहानी का कहीं अनुवाद हो जाएगा। लिखा, इसका मतलब साहित्य का और कवि की रचना का विश्वव्यापी स्थान होता है, व्यापक झलक होता है। यदि अमेरिका वाला भी पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा। अब नेबलो पारूदा है, नेबला पारूदा है, उसको हर जगह पढ़ा जाएगा, उसकी अच्छी लगेगी रचनाएं सबको, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जैसे भारत का इतिहास है तो उसमें दूसरे देश में कोई रुचि नहीं होगी, दूसरे देश की नारियों को इतनी रुचि नहीं होगी जितनी अपने भारतीयों को होगी। परंतु अगर कोई कालजी कृति है, जैसे काव्य लिखा गया है, जैसे कामायनी लिखी गई है या रामचरितमानस लिखी गई है, उसका विश्व स्तर पर झुकाव होगा। आगे है, अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं होता। अनुकरण में आत्म तत्व का प्रकाशन निहित होता है। आनंद की उपलब्धि आत्म प्रकाशन के बिना संभव नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि आनंद तभी प्राप्त होगा जब आत्म प्रकाशन होगा, अर्थात आत्मा के अंदर उसका संचार हो जाएगा, तभी हमें आनंद की उपलब्धि होगी, नहीं तो आनंद प्राप्त ही नहीं होगा। और यह आनंद हमें किससे मिल सकता है? सिर्फ काव्य कृति से मिल सकता है, और वो काव्य कृति जो अनुकृत हो। अनुकृति की अनुकृति ना हो, सिर्फ अनुकृत हो, ये बात ध्यान रखनी है। अनुकृति की अनुकृति प्लेटो करते हैं, जबकि सिर्फ अनुकृति जो है वो अरस्तु कर रहे हैं। काव्य में वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। प्रतीयमान रूप, जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो, प्रतीयमान रूप। दूसरा संभाव्य रूप, जैसा वह हो सकता है। और तीसरा होता है आदर्श रूप, जैसा वह होना चाहिए। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, प्रतीयमान रूप, संभाव्य रूप और आदर्श रूप। ठीक है, इन्हीं अनुकरण के 3 रूप माने हैं। प्रतीयमान अर्थात जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो, संभाव्य जैसे प्रेमचंद ने ना गोदान में चाह कर भी वो आदर्शवाद नहीं ला पाए ना, वो जैसी स्थिति उनको रखनी पड़ी, घोड़ी को मरना ही पड़ा वहां पे, तो प्रतीयमान हो गया। और यदि अपन वहां देखे महाभोज में, है ना, महाभोज में वो जो लोचन का कैरेक्टर है ना, वो और बढ़िया उभर सकता था, ये बात है। और जो ये कहने का मतलब तीनों आगे प्रतीयमान हो गया, एक दूसरा क्या बताया, संभाव्य, जैसा वह हो सकता है। जैसा ये हो सकता था कि लोचन का जो कैरेक्टर है ना और बढ़िया हो सकता था,
ये है। और एक तीसरा आदर्श। हाँ, आदर्श की तो कहना है कि आदर्श में जैसे आदर्शवादी जो कहानियां है अपने आदर्शवाद की, तो तीनों बता दिया। आदर्श हो गया, प्रतीयमान हो गया, और एक बीच संभाव्य। वाला जब संभाव्य। ये है। आदर्श रूप अनुकर्ता की इच्छा और विचार से पोषित कल्पना की सृष्टि होती है। यानी आदर्श रूप होता है वो जो अनुकर्ता है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, कल्पना है उसकी पोषित कल्पना है। अतः अनुकरण भावात्मक एवं कल्पनात्मक पुनः सर्जन का प्राय है, यथार्थ प्रत्यांकन नहीं। अरस्तु का कहना है कि अनुकरण जो है वो भावात्मक और कल्पनात्मक पुनः सर्जन का प्राय है, यथार्थ प्रत्यांकन नहीं होता है। यानी अर्थ नहीं हो कवि, सकता। सही है। हाँ कवि जो है वो पुनः सर्जन करेगा वो या तो कल्पना या भाव के आधार पर करेगा, यथार्थ का नहीं करेगा बिल्कुल भी। और वो जो है प्लेटो वो कहता है, किसा करता है, यथार्थ का करता है। प्लेटो तो कहता है कि यथार्थ का करता है बस, परंतु अरस्तु कहता है कि यथार्थ का नहीं करता है। कवि जो है अपनी कल्पना का भी संचार उसमें कर देता है। करता है, सही बात है, बिल्कुल करता है ये, क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं उनमें कि रचनाकार का व्यक्तित्व भी तो झलकता ही है, ये बात है। हम्म। काव्य कलात्मक अनुकृति ही होता है और कवि के काव्य का माध्यम भाषा होती है, इसलिए काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है। यानी काव्य जो है वो कलात्मक अनुकृति होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भाषा होती है, काव्य भाषा होती है, काव्य भाषा ही एक कला है। काव्य भाषा जो है वो भी एक कला है। तो जब कवि है वो जो कोई अनुकृति करेगा तो उसमें अपनी भाषा का प्रयोग करेगा, अपनी भाषा का प्रयोग करेगा, जो उसमें जिस प्रकार का कौशल होगा वो उसी प्रकार की भाषा का संचार करेगा। वस्तुतः अरस्तु की दृष्टि में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा पुनः सर्जन है। यानी काव्य भाषा के द्वारा ये अनुभूति और कल्पना का पुनः सर्जन किया जाता है। ये अरस्तु का सिद्धांत है, ये इसकी मूल धारणाएं थी। अहरनीश जी कोई विचार देना चाहते हो? कुछ और तरीके से पढ़ें, कैसे चलने दें? धन्यवाद, धन्यवाद सुरेश जी, आपने हाँ। बहुत अच्छी तरह बताया इसको। इसके साथ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा बता दिया आपने, और बीच बीच में सर ने व्याख्या भी कर दी। तो अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कुछ तो बता दिया आपने, और इसके अलावा जो क्वेश्चन और वो आप पूछ सकते हो जो भी जुड़े हुए हैं, जिनके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई शब्द आ रहा हो अरस्तु के बारे में, जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था, इनके काव्य कृतियों के बारे में, वो पूछ सकते हैं।